नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, महासागरीय परिसंचरण। ये जो टॉपिक है, ये रीट परीक्षा हो या मुख्य विषय की परीक्षा या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, इसमें ये टॉपिक अगर दिया हुआ है तो इस टॉपिक से कोई भी सवाल बनेगा वो आज हम जो क्लास पढ़ रहे हैं उसमें से ही बनेगा। ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके परीक्षा में देखने को सवाल जरूर मिलेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम रीट के अनुसार पढ़ रहे हैं, ये रीट का सिलेबस है और इसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं। इसमें महासागरीय जो परिसंचरण है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महासागरीय परिसंचरण। तो महासागरीय परिसंचरण पढ़ने से पहले इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। महासागरीय परिसंचरण क्या है? महासागरों में जो गति उत्पन्न होती है, शायद तरंगों के रूप में हो या महासागरीय धाराओं के रूप में हो या ज्वार भाटा के रूप में हो, तो ये महासागरीय जो गतिमान करते हैं, यही एक रूप महासागरीय परिसंचरण है। इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। महासागरीय परिसंचरण पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है, बहुत ही इजी टॉपिक है। महासागरों में होने वाली गतियों को महासागरीय परिसंचरण कहते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। सुनामी क्या है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सुनामी भी महासागरीय परिसंचरण से संबंधित है, इसलिए सुनामी के बारे में प्रश्न आए तो सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। और इसका अर्थ क्या है? पोताश्रय तरंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगे। जब महासागरों का जल, आप देखते होंगे महासागरों का जल ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, तो इस रूप को क्या कहते हैं? तरंगे। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 26 दिसंबर को याद रखना दोस्तों, ये डेट आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि भारत से संबंधित है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिससे अंडमान निकोबार द्वीप डूब गए थे और 10,000 से अधिक लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट, ये भी डूब गया था। कब डूबा था? 26 दिसंबर 2004 को। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और लगभग 10,000 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु। आगे बढ़ते हैं। ये तो था दोस्तों महासागरीय तरंगों के बारे में सामान्य सी जानकारी। अब हम ज्वार भाटा के बारे में देखेंगे। प्रश्न जो बनेगा वो ज्वार भाटा से संबंधित आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, दिन में 2 बार जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जैसे समुद्र के किनारे आप देखते हो कि पानी किनारे की तरफ आता है फिर पीछे की ओर जाता है। जैसे ही किनारे की तरफ आता है तो इस रूप को कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। यानी पानी ऊपर उठना, यानी किनारे की तरफ पानी को आना, इसे तो कहेंगे ज्वार। और पीछे की ओर हटना, यानी पानी पीछे की तरफ जाता है, इसे कहेंगे भाटा। क्या कहेंगे? भाटा। ये ध्यान में होना चाहिए। और वर्तमान में दिन में 2 बार जल का उठना और 2 बार गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी दिन में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। यानी ज्वार भाटा कितने दिन, 24 घंटे में कितनी बार आते हैं? 24 घंटे में कितनी बार आते हैं? 2 बार। कितनी बार ज्वार आते हैं? 2 बार। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दिन में 2 बार जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जल का उठना ज्वार कहलाता है और जल का पीछे की ओर जाना भाटा कहलाता है। यह भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। देखिए, सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा आने का मुख्यतः कारण क्या है? मुख्यतः कारण है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्योंकि जब सूर्य है, ये सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आते हैं। अब देखिए, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव किसका पड़ता है? ये चंद्रमा का पड़ता है। चंद्रमा ज्यादा पृथ्वी के नजदीक होने के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटा पर, लेकिन चंद्रमा नजदीक है, 3,84,000 किलोमीटर ही है पास में। तो उस हिसाब से चंद्रमा का जो गुरुत्वीय प्रभाव है ज्वार भाटा पर, वो बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये आपको जानकारी होनी आवश्यक है। पूर्णिमा व अमावस्या के दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, अतः उच्च ज्वार या व्रत ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार कब आते हैं? ये परीक्षा में देखने को मिलेगा कि उच्च ज्वार या व्रत ज्वार कब आते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होंगे तब आएगा। जैसे ये है पृथ्वी है, फिर ये सूर्य, जैसे चंद्रमा हो गया, जैसे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, ये तीनों क्या है? एक सीध में। अगर एक सीध में है तो क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होगा वो बहुत अधिक होगा। जाहिर सी बात है, जब सीध में होंगे सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो पृथ्वी पर जो महासागरीय जो धाराएं है वो ज्यादा उठेगी शक्ति के साथ में, तो उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। यानी उच्च ज्वार कब आएगा? व्रत ज्वार कब आएगा? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, अतः उच्च ज्वार या व्रत ज्वार आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के, एक तो होता है लघु ज्वार, एक तो होता है लघु ज्वार, परीक्षा में आता है। एक होता है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होता है। ये तीनों अगर एक सीध में है तो आएगा दीर्घ या वृहद ज्वार। लेकिन लघु ज्वार क्या होगा? जैसे ये है पृथ्वी, ये जैसे है पृथ्वी, सूर्य यहां आ गया और चंद्रमा यहां आ गया, तो ये क्या होगा? इस हिसाब से ये क्या होगा? विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का सूर्य की तरफ, सूर्य का चंद्रमा की तरफ, और सूर्य का पृथ्वी की तरफ, और चंद्रमा का पृथ्वी की तरफ। इस हिसाब से जो गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव होगा वो कम होगा। उस हिसाब से क्या होता है? लघु ज्वार आता है। जो समकोण पर अगर है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर समकोण पर है तो आएगा लघु ज्वार। क्या आएगा? लघु ज्वार। लघु ज्वार के लिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर है। यहां पृथ्वी, यहां चंद्रमा, यहां सूर्य, इस हिसाब से है तो आएगा लघु ज्वार। क्या आएगा? लघु ज्वार। अगर सीध में है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीध में है तो क्या आएगा? दीर्घ ज्वार। यह आपको सामान्य से जानकारी होनी आवश्यक है। आगे देखते हैं। देखिए, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आता है। भाई एक ज्वार आता है, जैसा कि आपको पता है कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं, लेकिन एक ज्वार आने के बाद में जो दूसरा ज्वार है वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आता है। 26 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लेता है? ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दिन में 24 घंटे के अंदर अगर 2 ज्वार आते हैं तो एक 12 घंटे के बाद में, एक 12 घंटे के बाद में आना चाहिए, एक अब आता तो एक फिक्स 12 घंटे के बाद में आना चाहिए, लेकिन नहीं, 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आता है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्यतः कारण यह है दोस्तों, क्योंकि जो चंद्रमा है वो भी साथ साथ अपने अक्ष पर घूर्णन क्रिया करता है और परिक्रमण करता है, क्योंकि बाद में आता है, क्योंकि चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूर्णन और परिक्रमण करता है, इसलिए थोड़ा समय अंतराल हो जाता है। और जो ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद में भाटा आता है, यानी जैसे ही ज्वार आ गया, जैसे ज्वार आ गया 12 घंटे 26 मिनट, तो इसके जस्ट 6 घंटे और 26 का आधा 13 मिनट के बाद में क्या आएगा? भाटा आएगा। भाटा का मतलब होता है पानी पीछे की ओर खिसकता है, और ज्वार का मतलब होता है पानी आगे की ओर खिसकता है। तो समझ में आ गया? तो 24 घंटे में ज्वार कितनी बार आता है? 2 बार आता है। और एक ज्वार के बाद में जो दूसरा ज्वार आएगा वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आएगा। परीक्षा में आए तो ऐसे लिखना है, 12 घंटे के बाद में मत लिखना, 12 घंटे 26 मिनट के बाद में लिखना, क्योंकि जब 12 घंटा का जो समय का अंतराल होता है तब जो चंद्रमा होता है वो अपने अक्ष से थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, तो उसमें 26 मिनट एक्स्ट्रा समय लग जाता है। उस हिसाब से एक ज्वार के बाद में जो दूसरा ज्वार आएगा वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आएगा। और जो भाटा होगा वो 12 घंटे 26 मिनट में दूसरा ज्वार आता है, तो 6 घंटे 13 मिनट में भाटा आएगा। यह आपको सामान्य से जानकारी होनी आवश्यक है। तो ठीक है, दीर्घ ज्वार किसे कहेंगे? जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होंगे ये। और जो लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब आता है समकोण पर, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आगे वाला, महासागरीय परिसंचरण में आता है, वो है महासागरीय धाराएं। और महासागरीय धाराएं कौन कौन सी है? परीक्षा में महासागरीय धाराओं से संबंधित ऐसे पूछा जाता है, कौन सी धारा कौन से महासागर में चलती है? ये ठंडी है या शीत है? किस हिसाब से? मतलब शीत ठंडी एक ही बात है। जैसे गर्म धारा कौन सी है, ठंडी धारा कौन सी है, और महासागर कौन से महासागर में उत्पन्न होती है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है अटलांटिक महासागर। इस महासागर में कौन कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जो बनेगा वो ठंडी और गर्म धाराओं से संबंधित बनेगा या कौन से महासागर में उत्पन्न होती है उससे संबंधित बनेगा, क्योंकि महासागरीय परिसंचरण में महासागरीय धाराएं भी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। तो एक एक की बात करते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर, इसमें है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म धारा है, गर्म जल धारा है। इसके अलावा ब्राजील धारा, ये भी एक गर्म जल धारा है। विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ये भी एक गर्म जल धारा है। और इक्वाडोर धारा, ये भी एक गर्म रेखीय जल धारा है। इसके अलावा ठंडी जल धारा कौन सी है? लेब्राडोर धारा, कैनरीज धारा, वेनेजुएला धारा और फॉल्कलैंड धारा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अटलांटिक महासागर में ये तो है ठंडी और ये है गर्म। ये आपको याद करो, किसी भी हालत में याद करो, क्योंकि सवाल आएगा तो इस प्रकार से आएगा, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, विषुवत रेखीय, इक्वाडोर ये गर्म है, लेब्राडोर धारा, कैनरीज धारा, वेनेजुएला धारा और फॉल्कलैंड धारा, ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं हैं। अब हम देखते हैं आगे। ये है प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर में कौन सी धारा गर्म है? तो क्यूरोसियो धारा ये गर्म है, अलास्का धारा ये गर्म है और उत्तरी विश्वविद्यालय धारा गर्म है। इसके अलावा ठंडी धारा कौन सी है? ओयासियो धारा, हम्बोल्ट धारा जिसे पेरू धारा भी कहते हैं, और कैलिफोर्निया धारा ये ठंडी है। और कौन से महासागर की है? प्रशांत महासागर की। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हिंद महासागर में कौन कौन सी धारा है? जैसे
ओगलास धारा ये है गर्म, और दक्षिणी विषुवतीय धारा ये भी गर्म है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये क्या है? ठंडी। ये कहाँ उत्पन्न होती है? हिंद महासागर में। इनके बारे में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होना आवश्यक है। देखिए, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यानी उस क्षेत्र में जो मछली पालन होता है बहुत अधिक होता है, और मछलियों की संख्या वहाँ बहुत अधिक होती है, क्योंकि मछलियों के लिए ठंडा और गर्म जल धाराओं का जो वातावरण होता है वो बहुत अनुकूल होता है। ये जो दोस्तों जो टॉपिक था ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको ध्यान लगाकर पढ़ना है। देखिए, ये जो है ज्वार है, और ये है भाटा। ये समुद्र का किनारा है, और इस समुद्र के किनारे देखिए, भाटा का मतलब क्या होता है? पानी पीछे की ओर जाना, यानी पानी पीछे की ओर गया तो देखिए यहाँ पर मिट्टी मिट्टी है, और ज्वार जब आता है तो पानी ऊपर की तरफ आता है, तो ये देखिए पानी से भरा हुआ है लबालब। तो समझ में आ गया? जो ज्वार कितनी बार आता है? दिन में 2 बार आता है, 24 घंटे में 2 बार आता है। एक ज्वार के बाद में दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट देरी से आता है, और भाटा एक ज्वार के बाद में 6 घंटे 13 मिनट के बाद में। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।